हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी ख़बर से, बल्कि बहुत ही अच्छी ख़बर से कि पाकिस्तान बनने के 72 साल बाद जो कबायली इलाक़ाजात हैं, जो अब साबका कबायली इलाक़ाजात हो चुके हैं और खैबर पख्तूनख्वा सूबे का हिस्सा हैं, वहाँ 20 तारीख को इस माह की सूबाई असम्बली की 16 आम नशिस्तों और 5 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस मई में ये पार्लियामेंट ने बिल पास किया था जिसमें फ़ाटा का मर्जर हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, और वहाँ जो राइट्स हैं, लोगों को हकूक़ वो देने का वादा किया गया था। इस हफ़्ते वो हकूक़ पूरे हो रहे हैं। उन इलाक़ों में पोलिंग कैंपेन्स और कर्फ्यू साथ साथ चल रहे थे। कर्फ्यू हट गया है, पोलिंग चल रही है। कैंपेन कल ख़त्म होगी, जिसके बाद 20 तारीख को पोलिंग होगी। जिन इलाक़ों में पोलिंग हो रही है, ज़िला मोहम्मद के 2 हलक़े हैं, सूबाई असम्बली का हलका 100 और 104। खैबर ज़िला में 3 नशिस्तों पर 105, 106 और 107। बाजौड़ में 100, 101, 102। शुमाली वज़ीरिस्तान में 111 और 112। जनूबी वज़ीरिस्तान में 113, 114। ज़िला कुरम में 109 और ज़िला औरकज़ई में 110। जबकि FR रीजन में एक सूबाई असम्बली की नशिस्त 112 पर इंतखाबात होंगे। इनमें जो 5 मखसूस नशिस्तें हैं उसमें 4 ख़वातीन की और एक अक़लियती नशिस्त भी है। मज़े की बात यह है कि 2 ख़वातीन उम्मीदवार आम नशिस्तों पर यहाँ कंटेस्ट कर रही हैं, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी की ज़िला खैबर में जो नाहिद आफरीदी हैं PK 106 से जनरल नशिस्त पर मुकाबला कर रही हैं, जबकि कुरम से जमात इस्लामी के खातून उम्मीदवार भी जनरल नशिस्त पर जो है वो खड़ी हो रही हैं। ये ज़ाहिर मखसूस नशिस्तों के अलावा है। इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 2000 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। ख़वातीन के लिए 300 पोलिंग स्टेशन हैं, मुश्तरका पोलिंग स्टेशन 500 हैं, मर्दों के लिए 1200 पोलिंग स्टेशन हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही कहा है कि अगर किसी भी हल्के में ख़वातीन की जो पोलिंग की शरह है वो 10% से कम हुई तो उस जगह जो है इलेक्शन कलअदम करार दे दिया जाएगा। वहाँ क्या माहौल है, इस बारे में भी बात करेंगे। हमारे चीफ पेशावर में अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली अकबर, आप सारी इलाक़ों का जायज़ा ले रहे हैं। मेन मुकाबला तो PTI, जमीयत उलमा इस्लाम और एक निजी तंजीम के जो है हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान है। आपको क्या लगता है, क्या सिनेरियो है? जी मुबशिर साहब, फ़िलहाल तो सारे जितने उम्मीदवार मैदान में है उनको नज़र आ रहा है कि वो सारे जीत जाएंगे। कुछ इतलात पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि ये जो कबायली इलाक़े है वहाँ पर जो JUI जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान वो काफ़ी अरसे से वहाँ पर मजबूत जड़ें जो है वो रखती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में है और यूथ भी है, तो उसी वजह से उनकी भी पोजीशन है। और इसके साथ साथ जिस तंजीम की आपने बात की तो वो भी जो 2 एजेंसियाँ हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान, तो वहाँ पर उनका भी वोट बैंक है। तो बज़ाहिर जो है वो इन 3 जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो वोट लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि PTI का यहाँ पर मुकाबला है PTI वर्सेस PTI प्लस अदर्स। अच्छा। और उसकी वजूहात ये है कि यहाँ पर जो टिकटों की तकसीम हुई है तो वो जो है उस पर अजीब सा रद्द-ए-अमल सामने नज़र आ रहा है। और जो हमने जिनसे बात की है या जो हमें फ़ीडबैक पहुंच रही है तो वो ये है कि तकरीबन कमोबेश 7 जो एजेंसियाँ वहाँ पर जो टिकट दिए गए हैं तो वो तो या तो जो पैसे वाले लोग हैं उनको दिए गए हैं, कारकुन को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया है। इसी तरह अगर बजौड़ को हम देखें तो वहाँ पर रिश्तेदारियाँ निभाई गई है,
तो वहाँ पर पीटीआई के उम्मीदवारों के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रियल कारकुन है वो आज़ाद हैसियत में खड़े हैं। तो तकरीबन तमाम जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर आज़ाद भी है और पार्टी टिकट होल्डर भी है। तो ये एक मसला जो है सामने वहाँ पर आ रहा है और अब ये देखना है कि इलेक्शन के दिन ये वोट जो है वो कैसे पड़ता है, वो तकसीम होता है और उसका फ़ायदा किसको पहुँचता है। तो ये एक मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन इंतखाबात में हो रहा है। ये तो एक तरह से ये वही पैटर्न नज़र आ रहा है जो आम इंतखाबात में भी हुआ था ना, जैसे इलेक्टेबल होते हैं या असर रसूख वाले लोग होते हैं उनको वोट दिया जाता है और फिर पार्टी कारकुनान को अक्सर नज़रअंदाज ही किया जाता है। मुझे एक बात इससे पहले कि आप अपना दूसरा सवाल पूछें, मुझे थोड़ी सी हैरत हो रही है, शायद मैं इलाके की सियासत से इतना फेमिलियर नहीं हूँ। अवामी नेशनल पार्टी का जिक्र नहीं किया आपने, जो ये तीन जो बड़ी जमातों का आपने बात किया है। ANP के क्या कोई प्रेजेंस, क्या कोई चांसेस नहीं है सर? नहीं, ANP की भी प्रेजेंस है और ख़ासकर मोहम्मद एजेंसी जो है वहाँ पर जो है ये इम्कान है कि वहाँ से ANP जो है वो एक सीट निकाल पाएगी, क्योंकि आज भी आसफंदियार वली खान ने मोहम्मद एजेंसी का दौरा किया था और वहाँ पर जलसा किया था। बिलखसूस उनके जो उम्मीदवार है काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो बाजवाड़ी एजेंसी है तो वहाँ पर वोट बैंक है पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का और जमात इस्लामी का। तो इन तीनों का वोट बैंक वहाँ पर मौजूद है, तो उनका भी ये है। ताहम हम मजमूई तौर पर जो बात कर रहे थे तो ज़्यादातर जो एजेंसियाँ उसकी बात कर रहे थे जी। जो सारी बड़ी पार्टियाँ हैं अब वहाँ पर बाजवाड़ में भी उनका वोट है और मोहम्मद एजेंसी में। तो यहाँ पर जो है इम्कान है कि यहाँ से दीगर पार्टियाँ जो है वो सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी। क्या इन इंतखाबात को इंडिपेंडेंटली मॉनिटर भी किया जा रहा है? कोई ऑब्जर्वर्स हैं लोकली, फैफन हो गया या कोई ऐसे ग्रुप्स आपकी नॉलेज में? और दूसरा, मीडिया के अंदर आपके ख्याल में किस हद तक, जैसे आपने रुकावटों का तो जिक्र किया, लेकिन क्या कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स है? आप पेशावर में बैठे हुए हैं कि वहाँ से कोई जर्नलिस्ट जा रहे हैं और इसको कवर करने के लिए? कबायली इलाके से बाहर के मीडिया को एक्सेस की कितनी आसानी है? जी बिल्कुल, अभी इंतखाबात सर पर है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है मीडिया को पासिस भी जारी कर दिए गए हैं। ताहम जो मेन मसला आ रहा है, आप सबको पता है कि खैबर जो एजेंसी है, खासकर साउथ नॉर्थ और बाजवाड़ी एजेंसी है, यहाँ से काफ़ी जो है वो फासला है और इस हवाले से अभी तक ना ही कोई सिविल सोसाइटी लेवल पर और ना ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई ऐसा इंतज़ाम किया गया है कि यहाँ से मीडिया को लेकर और उन दूर दराज इलाक़ों में जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू है और जहाँ पर मतलब ये तस्वर किया जा रहा है कि वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ हल्के असरअंदाज होंगे इलेक्शन पर, तो उसके लिए कोई अरेंजमेंट जो है वो अभी तक नहीं की गई है और ना ही हमें इस तरह कोई बताया गया है। तो इस हवाले से अभी तक कोई अरेंजमेंट सामने नहीं आई है और लोकली आपको पता है कि अभी तक मीडिया ने भी वहाँ पर जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं किया, ठीक तरह से डेवलप नहीं किया, नुमाइंदे भी बहुत कम लेवल पर है। तो होना तो ये चाहिए कि ये तारीख़ी इंतखाबात है और इसको फ्री एंड फेयर कर दे, तमाम जमातों को लेवल फ्लैंग फील्ड जो है वो दिया जाए और इसके लिए मीडिया का होना ज़रूरी है। अभी तक ऐसे इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल अली अकबर साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, तारीख़ी इंतखाबात हैं। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये भी आपसे पूछना चाहूँगा व्यूअर्स के लिए भी और हमारी भी अपने इल्म के लिए कि तारीख़ में यहाँ पर जो इंतखाबात होते थे वो कैसे होते थे। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। हमारी बात हो रही है हमारे पेशावर ब्यूरो चीफ अली अकबर साहब से। अली अकबर साहब, थोड़ी हमारी नॉलेज के लिए और नाजरीन की नॉलेज के लिए आप हमें ये बताएं मुख्तसर तरीके में कि पिछली जो इलेक्शंस होती थी यहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर है कि पहली दफ़ा सूबाई इलेक्शन हो रही है, नेशनल असम्बली की इलेक्शंस होती थी, क्या पैटर्न होता था उनका? जी बिल्कुल, ये जैसे ही आपके इल्म है कि एक बिल्कुल डिफरेंट ही टाइप का है सिस्टम था खैबर पख्तूनख्वा का और कबायली इलाक़ों का, और वहाँ पर ये जो हमारे यहाँ एक सिस्टम है जिसके अंदर आप लोगों को माइल करते हो कि हम आपके लिए गली बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, इसी तरह और कोई तरक्याती काम करेंगे तो हम जो है उसी को वोटर को माइल किया जाता है और फिर उसी के तहत जो है लोग वोट देते हैं।
कबायली इलाक़ों का ये ऐसा सिस्टम कोई नहीं है कि जिसको लोग जो है वो वादे करके और उसी पे वोट लेते थे। यहाँ पर ज़्यादातर जो एक सरमायादाराना निज़ाम है तो उसी के तहत जो है लोग आते थे, और जितने भी हम अगर उठा के देखें सिवाय जमीयत उलमा इस्लाम के जो लोग आए थे, और उनमें भी जो कुछ लोग ऐसे थे कि जो फंडिंग ज़्यादा करते थे या मतलब जो है असर रसूख रखते थे, तो वही उम्मीदवार यहाँ पर जो है वो जीत कर आते थे नेशनल असेंबली। मतलब वोटों की खरीदारी होती थी, नीलाम होते थे वोट। और बिल्कुल क्लियर कार्ड इसमें वसत साहब, इसमें कोई नई बात ये और फिर यही जो नेशनल असेंबली के जो वोटर्स थे वो बिल्कुल। अच्छा, तो अब जो इंतखाबात हो रहे हैं, कल की मैं एक बात आपको बताता हूँ। मतलब जो कल एक रात को एक उम्मीदवार से बात हुई, हम एक जगह पे खाना खा रहे थे, होटल था, तो वहाँ पर उस उम्मीदवार ने बहुत बड़ा जलसा भी किया था, और फिर आके तो मतलब जो हमसे मिला, और उसी के मुंह से ये निकला कि आज के जलसे पे मैंने 1 करोड़ रुपए लगा दिए। तो हमने कहा भाई कोई 1 करोड़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये तो है कि मतलब जो अभी जो खैबर एजेंसी के टिकट्स जो खासकर पीटीआई ने दिया है, तो वो ऐसे लोग हैं कि वो मतलब अरबपति करोड़पति है और कारकुनों को नज़रअंदाज कर दिया है। तो लाजमी बात है कि मतलब जो पैसे का रहल पहल है, और यहाँ पर इस बार तो बहुत ही ज़्यादा है कि वोट जो है वो देंगे, और एक अंदाजे के मुताबिक करोड़ों के लिहाज से जो है वो टिकट्स भी दिए गए। अच्छा अली अकबर, ये जो है एक तरफ तो आप बता रहे हैं कि पैसा पानी की तरह बह रहे हैं जो टिकट होल्डर्स पार्टियां हैं वो, बिल्कुल जैसे मैं आपसे जो सवाल करने वाला हूँ ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि ANP, JUI, PTI या जो दूसरी पार्टियां हैं रिवायती, एक तो उनके टिकट होल्डर्स हैं, बाकी हैं आज़ाद उम्मीदवार। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह हमें दिखाया गया है नक्शा, अगर उसी तरह पैटर्न पे इलेक्शन होते हैं तो आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीतेंगे या ये जो रिवायती पार्टियों के टिकट होल्डर्स हैं, जिस तरह की सिचुएशन है इस वक्त साबिक़ कबायली इलाके में? जी वसत साहब, ये जो मरकज़ी क्वेश्चन है बिल्कुल यही है कि अब यहाँ पर एक इशू ये आ रहा है कि ज़्यादातर PTI ने जो टिकट्स दिए हैं, अब वो टिकट होल्डर के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवारों के साथ भी राब्ते में है कि कल अगर आप जीत कर आए तो हमारे साथ पार्टी में शामिल हो जाए। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मतलब आगे सिचुएशन क्या है। आज़ाद उम्मीदवार जो है उनकी पोजीशन स्ट्रांग है, और जो है वो काफ़ी आ सकते हैं असम्बली में, और इसके लिए मीटिंग्स भी हुई है, और इसके लिए मतलब कई दफ़ा सोचा है, लेकिन इनके पास कुशन है नहीं क्योंकि टिकट जो है वो जारी कर दिए गए हैं, और अब इसी पोजीशन पे वो ड्रा नहीं कर सकते, और कारकुनों की तरफ से भी और पार्टियों की तरफ से भी एक रद्द-ए-अमल आएगा। ताहम आज़ाद उम्मीदवारों से मीटिंगें की जा रही है कि आप जीत के तो हमारे पार्टी में शामिल हो जाए। ये सही है। अच्छा ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, JUI का आपको पता है कि वो सख्त खिलाफ थी कि फाटा के जो एजेंसियां उनका इंजमाम अब नहीं होना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि वो भी इस इलेक्शन में बहुत एक्टिव हैं, तो अब वो क्या चूरन बेच रहे हैं? जी उनका अभी जो मेन वही मौलाना साहब जो मरकज़ी सतह पर मतलब वो कर रहे हैं, ताहम अभी उनका ये नहीं है, और उन्होंने उनको कवर कर लिया था कि हम तो इसीलिए कह रहे थे कि चाहे मतलब नशिस्तें बढ़ जाए और यही हम बेल आ गया और हमारा यही एक मौक़िफ़ था, तो उन्होंने सेटल कर दिया है। ताहम बहुत एग्रेसिव है, और बिलखसूस जो साउथ और नॉर्थ है वहाँ पर उस तंजीम को जो है वो मुकाबला करने के लिए ये एक ऑप्शन है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वहाँ पर स्ट्रांग है, और इसके अलावा और जगहों पर भी है, तो कुछ नशिस्तें जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो हासिल कर सकती है इन इलाकों से। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल है, सॉरी, कि हमने उम्मीदवारों की तो बहुत बात कर ली है, वोटर्स क्या कह रहे हैं? जैसे हम अगर मैं अपने मीडिया की ज़बान में पूछूं, क्या महसूस कर रहे हैं जी जो वोटर्स हैं वहाँ पे? जी आप दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। जी मैं सवाल ये था कि वोटर्स में कितनी एक्साइटमेंट है, आखिरकार पहली दफ़ा सूबाई असेंबली की सीट छोड़ी है, पहली दफ़ा डिस्ट्रिक्ट जम हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो क्या फीलिंग है? खुशी है, एक्साइटमेंट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्या है? जी दो सतहों पर, एक तो मतलब जो 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 एजेड वोटर है तो उनका इतना मतलब जो है वो
फीलिंग्स नहीं है। ताहम जो यूथ है तो उनमें काफ़ी जज्बा पाया जाता है और वो ये समझते हैं कि ये जो इंतखाबात होंगे और ये जो मर्जर हुई है तो मुंतखब होने की सूरत में उनके नुमाइंदे उनके काम आएंगे और इसी वजह से मतलब जलसे जुलूसों में भी और कैंपेन में भी जो यूथ है वो आगे है और उनका यही एक है कि आगे जो फंड्स आ रहे हैं फाटा के लिए बिलियंस मतलब सालाना और इसी तरह का और फंड देंगे तो नुमाइंदे ऐसे आ जाए कि उनको सही तरीके से उनके डेवलपमेंट पर खर्च करें। तो काफ़ी यूथ में काफ़ी जज्बा है। ताहम जो एजेड वोटर है तो बिल्कुल एज़ यूजुअल रिएक्ट कर रहा है। यूथ जो है काफ़ी आगे है। अच्छा अली अकबर, एक तो आज़ाद वो हैं जिनको ज़ाहिर पीटीआई ने टिकट नहीं दिया और यूथ की भी आपने बात कर ली। जो निजी सियासी तंजीम के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स हैं वो तो एक सेंटिमेंट के ऊपर आ रहे हैं, तो वो सेंटिमेंट आपके ख्याल में किस हद तक हावी होगा इस सारे इलेक्शन के ऊपर? बिल्कुल मुबश्शिर साहब, इनका बड़ा ये एक था कि ये जो इलेक्शन है और इनको जो है काफ़ी आगे इसी में जाएंगे और अपना मैनिफेस्टो और एजेंडा जो है वो आगे लेके जाएंगे। लेकिन गुज़िश्ता कोई एक महीने से हालात जो है वो डिफरेंट नज़र आ रहे हैं और उनके जो कायदीन है वो ग्राउंड पर है नहीं है और भी जो सरकर्दा रहनुमा है तो वो भी उसी तरह कैंपेन में कम अज़ कम नज़र नहीं आ रहे हैं। और दूसरी वजह से हुकूमत भी जो है उनके ख़िलाफ़ काफ़ी जो उनका एजेंडा और मंशूर है तो वो भी काफ़ी मजबूत तरीके से और मौसर तरीके से पेश कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल उसी तरीके से जिस तरीके से 1 महीना 2 महीने पहले के हालात थे तो वो नहीं है और उसकी वजह बज़ाहिर है कि उनके कायदीन जो है और उनके जो सरकर्दा रहनुमा थे तो उन्होंने कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया या तो वो मुख्तलिफ केसेस में है और या मतलब ग्राउंड पे है नहीं। तो नॉर्थ और साउथ में उनका एक ओड बैंक है। ताहम वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम और जो है उनका भी काफ़ी असर रसूख है। तो ये उसी तरह का जो एक था कि मतलब जो है वो कर जाएंगे वो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। ठीक, चलें अली अकबर, बहुत शुक्रिया हमें तफसील से बताने और ज़ाहिर है कल कैंपेन क्लोज़ भी हो जाएगी, फिर इंतखाबात के दिन भी हम आपसे रुजू करेंगे कि क्या हो रहा है, आप ट्रैवल करें और इस दुआ के साथ कि कबायली इलाक़ों में ये जो तारीख़ी इंतखाबात हो रहे हैं उस इलाक़ा जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान का पसमानदा तरीन इलाक़ा है, अल्लाह उस इलाक़े पर जो है रहम करे और वहाँ भी डेवलपमेंट हो जैसे बाकी पाकिस्तान में हुई है। और मैंने नोट वक़ा मेरा नोट तो बड़े हैं बज़ाहिर मुझे नज़र आ रहे हैं, तो सर वो तरक्याती के पास मंसूबों के लिए विफाक और सूबे की जानिब से 162 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। एजुकेशन का बजट है 22 अरब। अब इसकी तकसीम कैसे होती है, कौन इस्तेमाल करता है, कैसे इस्तेमाल करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी नई ख्वाहिशात जो है वो हमारे कबायली भाइयों के साथ हैं, अल्लाह करे वो भी उनका इलाका भी वैसे ही तरक्की करे। खत्म कर रहे हो ब्रेक ले लेते हैं, न्यूज़ अपडेट के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और गुज़िश्ता हफ्ते हैदराबाद से ख़बर आई थी कि वहाँ पर एक बच्चा और एक लड़का और उसकी बहन को कत्ल कर दिया गया था। वाक़या जो है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा हाईलाइट हुआ, रेगुलर मीडिया पर नहीं हुआ। हमारे एक कॉलर ने हमारी तवज्जो भी दिलाई थी, हमने सोचा कि उसको अपडेट भी कर देते हैं। वाक़या यूँ हुआ कि एक उस्मान नामी शख्स है जिसने जो है एक बच्ची को अगवा करने की कोशिश की। जब उसके 10 साला भाई ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसको भी तशद्दुद किया और वो जो लड़का है वो अगले रोज़ 8 जुलाई को उसकी डेथ हो गई अस्पताल में। और जो बच्ची है उसके बारे में कहा जाता है कि उसको भी मुबैना तौर पर जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाकर मार दिया गया। ये वाक़या जब हुआ तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर ख़ासी हाहाकार मची, तो हमने सोचा इसका फॉलो अप ले लें। हमारे साथ डॉन अखबार के हैदराबाद के ब्यूरो चीफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, बताइए कि इस वाक़े में वाक़या जब हुआ उसके बाद शोर भी मचा, तो कैसे गिरफ्तारी अमल में आई और क्या अब तक डेवलपमेंट मज़ीद हुई है? मुबशिर, वाक़या हुआ था कुछ इस तरह कि ये 8 को दोनों बहन भाई अपने घर से बाहर निकले थे कुछ सामान लेने के लिए, बर्फ़ वगैरह, और वहाँ से मिसिंग हो गए थे 8 जुलाई को। उसके बाद इनकी फैमिली ने इनके लिए सर्चेज वगैरह की, नहीं मिले। लेकिन 8 जुलाई की ही रात देर से एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन की हद में
ये जो लड़का था मरूम कादिर बख्श, ये एयरपोर्ट थाने के एसएचओ को जख्मी हालत में मिला। उसने इसको पहले बिटाई हॉस्पिटल और फिर वहाँ से सिविल हॉस्पिटल पहुँचाया, और उसी दौरान ही इसने उसकी जो हालत थी उसको देखकर उससे जो सवालात किए, उसमें उस एसएचओ को ये पता चला कि उसके साथ ये सारा मामला जो है उस्मान बंगाली नामी एक बंदे ने किया है, और उसकी बहन को भी ये शख्स ले गया है। जब उसने मज़ामत की थी कादिर बख्श ने, तो उसको उसने छुरी वगैरह मार दी थी, जिसकी वजह से उसको जख्म आए। तो वैसे जो जब उसको बिटाई से सिविल ले गया, वो बच्चा वहाँ पर एडमिट रहा, और 9 जुलाई को वो एक्सपायर हो गया लेट। इसकी जो बहन थी उसकी लाश मिली थी 10 जुलाई की रात को लतीफ़ाबाद का एक इलाका, एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम है, उसमें एक ज़ेर तामीर घर में से। ये बात थी रात 10 जुलाई की, और 10 जुलाई तक जब वो बच्चा 9 को एक्सपायर हो गया, तो उसकी फैमिली के लिए एफआईआर कटवाना मुश्किल हो रहा था। तो कुछ सिविल सोसाइटी के जो एक्टिविस्ट हैं, उसमें 2 लॉयर्स हैं, वो बहुत एक्टिव थे उनकी फैमिली के साथ। उन्होंने डीआईजी को और एसएसपी हैदराबाद को अप्रोच किया था। तो वह एफआईआर पहले बच्चे की लॉन्च हुई थी 10 जुलाई को और जब 10 जुलाई की रात को उस बच्ची की लाश मिली, तो इस तरह पता चला कि ये मामला एक ही था और उस्मान नामी शख्स इसके अंदर मुलविस था। उस्मान से जो तफ्तीश चली तकरीबन कोई 3-4 दिन, तो पुलिस ने अब से कुछ 2 या 3 रोज़ पहले उस्मान की अरेस्ट को ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि वो इनकी कस्टडी में है, और उसने ये कॉन्फेस किया है कि उसने बच्ची के साथ पहले ज़्यादती की और फिर उसको स्ट्रैंगुलेट कर दिया। इन दोनों की वो डीएनए सैम्पलिंग के लिए एग्जामिनेशन चल रहा है, जिसका आधे से ज़्यादा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरों में। और पुलिस के पास इस वक्त एक और मुबैना से जवाबदार कह लें या एक सस्पेक्ट है, साजिद नामी, जो उनकी कस्टडी में, जिसको वो इंटरोगेट कर रहे हैं, जिसका नाम इसी उस्मान ने लिया कि इस सारे मामले में वो मेरे साथ था। पहले तो उस्मान ने यहाँ तक कहा कि सारा मामला जो है साजिद ने किया है। साजिद की जो गुफ्तगू है अब तक जो उसने पुलिस के साथ की है, वो बातें दीगर जो फैक्टर्स हैं इंसिडेंट के, उसके साथ वो कॉर्पोरेट नहीं कर रही हैं। जबकि उस्मान की जो प्रेजेंस है, उसकी जो सेल फोन की जो कॉल डेटा रिकॉर्ड जिसे हम कहते हैं, वो उसकी प्रेजेंस शो करती हैं उस इलाके में उन टाइम्स पे जिस वक्त ये वहाँ आया है और गया है। तो इस वक्त आप ये समझ लें कि ये जो उस्मान है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट से पुलिस कस्टडी के रिमांड पर है। इसमें पुलिस ने एंटी टेररिज्म एक्ट की सेक्शंस ऐड कर ली थी, तो इस वजह से उस कोर्ट में इसको प्रोड्यूस किया था। साजिद की अभी तक कोई ऑफिशियली अरेस्ट और अदरवाइज पुलिस ने अब तक क्लेम नहीं किया। अच्छा से एक चीज़ मुझे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 तारीख को ये लड़की जिसका नाम रुखसाना था, रुखसाना सयाल, वो अगवा होती हैं और उसके भाई जिसका नाम था कादिर बख्श सयाल, उसके ऊपर हमला किया जाता है। अगले रोज़ वो दम तोड़ जाता है। एफआईआर रजिस्टर करने में इस तरह के केस में, और फैमिली के मुताबिक इसने कादिर बख्श सयाल ने उस्मान बंगाली का बाकायदा नाम भी लिया था। तो एक सिंपल एफआईआर रजिस्टर करने में इतने प्रेशर की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या उस्मान बंगाली कोई बहुत असर रसूख का बंदा था? नहीं, उस असर रसूख का नहीं, लेकिन मैंने आपको जैसे शुरू में कहा कि ऐसा नहीं हुआ कि लड़की पहले किडनैप हुई है या लड़का बाद में कहीं था। नहीं, ये दोनों ही एक ही वक्त में घर से मिसिंग हुए हैं और जिनको ये उस्मान लेके चला गया था साथ। और उस्मान इनको पहले, चूंकि ये इनकी उम्रें कम है, तो इनको मानूस करने के लिए उसके जहन में जो भी बात हो तो इनको लेके जाता रहा है इलाके से घुमाने के नाम पे, कि कुछ चीज़ वगैरह दिलाने के नाम पे। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं कि एफआईआर वाला मामला, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पुलिस का जो एक वर्किंग या जो एक अमूमी सिलसिला है वो इसी तरीके से ये कि कभी कभार वहाँ पे 2 पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन का इशू आ जाता है, क्योंकि ये लड़का और लड़की जिस इलाके में रहते हैं वो दूसरा थाना है, जहाँ से वो लड़का इनको जख्मी हालत में मिला है वो एक दूसरे थाने की जुरिस्डिक्शन थी। तो इनिशियली अकॉर्डिंग टू दोज लॉयर्स, जो एक जुल्करनैन तालपुर हैं और एक अमरीन सयाल हैं, जब वो इसमें एक्टिव थे तो उनका ये कहना था कि हम जब पहले अप्रोच किया हमने एयरपोर्ट थाने के पुलिस स्टेशन को जहाँ से बच्चा मिला था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम राब्ता करें जियोर थाने से कि ये बच्चा वहाँ से मिसिंग था। तो एफआईआर का डिले तो जो अपेरेंटली इसी वजह से समझ में आता है कि शायद जुरिस्डिक्शन के पॉइंट के ऊपर ये एफआईआर रजिस्ट्रेशन डिले हुई है, अदरवाइज उस्मान के किसी इन्फ्लुएंस का इसमें कोई ऐसा दखल नहीं नजर आता है। बिकॉज देखें जो प्रोसेस
जो अभी हमें समझाया जा रहा है कि पहले भी इसको लेके घूमते फिरते थे। इसको कहते हैं हम ग्रूमिंग, बच्चे को बिल्कुल बच्चे को फेमिलियर करो, मानूस करना। अच्छा, अगर आपको इल्म है इस बात का तो मुझे इस पर थोड़ा सा बताएं, इस तरह के और कितने केसेस हुए हैं? क्योंकि ये इस तरह का जो प्रोसेस होता है ना, वो सिर्फ एक बच्चे या एक बच्ची पर रुकता नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म कर दूं कि 2 माह कबल 7 साला मरियम लहारी की लाश भी मिली थी, उनको भी जिनसी तशद्दुद यहीं हैदराबाद में, यहीं इसी इलाके में। और ये इन 2 बहन भाई के ही इलाके में रहती थी इतलात के मुताबिक। 1 माह कबल एक और मतलब डिकम्पोज्ड लाश मिली थी एक ग्राउंड कैंट ग्रेवयार्ड के करीब से, और वो भी शायद इसी इलाके में रहती थी। इस तरह के कितने मिलते जुलते केसेस हैं? क्योंकि मुझे शक पड़ रहा है कि ये भी वही कसूर टाइप सीरियल रेपिस्ट एंड मर्डरर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। क्या पुलिस इस दायरे में तफ्तीश को बढ़ाने में इंटरेस्टेड है क्या? जी, इसमें इस तरह है कि जो अभी पुलिस इनको इंटरोगेट कर रही है उस्मान को, तो पुलिस से वाबस्ता लोगों का कहना ये है कि ये अभी भी अपने कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और पुलिस को कहीं डॉज देने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है, जैसा कि उन्होंने शुरू में भी किया कि शुरू में कॉन्फेस नहीं कर रहे थे, उन्होंने सारा अपने किसी दोस्त पे कह दिया, फिर उन्होंने किसी एक और भी दोस्त का नाम लिया, तो पुलिस को तकरीबन 3 से 4 बंदों को इनके अलावा भी इंटरोगेट कर चुकी है। ये फाइनली जब पुलिस का जो भी एक रिवायती तरीकाकार है इन्वेस्टिगेशन का, उसमें जाके उनको फिर उन्होंने इससे ये कबूल करवाया है कि उसने ये किया है और उसने ये बाद में माना है, जो कि फिर सब्सटेंशिएट हो गया उनकी CDR से, और जो पुलिस को वहाँ पे उस इलाके की उस ज़ेर तामीर घर के बाद जो वीडियो रिकॉर्डिंग मिली है क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरास की, फिर अभी पुलिस इसमें जो मजीद कोशिश कर रही है वो उस तमाम रूट के ऊपर लगे हुए जो क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरास की रिकॉर्डिंग है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जहाँ पर वो शायद उनका सीन ग्रैब हो गया और वो आते हुए कुछ पिक्चर से उनको मिले हैं, जिसमें ये एक ही मोटरसाइकिल के ऊपर ये साहब, जो पुलिस का ख्याल है कि ये उस्मान और ये दोनों बहन भाई हैं, जो उस तरफ आते हुए देखे जा रहे हैं उन CCTV रिकॉर्डिंग के हिसाब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन। इस पर हमें अपडेट्स लेने पड़ेंगे क्योंकि अगर ज़ैनब पर इतना फोकस हो सकता है कि फरिश्ता पर इतना फोकस हो सकता है। दूसरा ये है कि जो आपने बात की वो बात खारिज इम्कान नहीं है। पुलिस इस चीज़ पे भी तफ्तीश कर रही है कि क्या इससे पहले भी ये इस तरह के वाक़यात पे मुलव्विस रहा है कि बिल्कुल। एक वक्फा ले लेते हैं। हिमायत अली शायर का आज 93 बरस की उम्र में कनाडा में इंतकाल हो गया। गज़ल, नज़्म, नग़मे, तदरीस, ड्रामे, व्हाट नॉट। 14 जुलाई 1926 को औरंगाबाद में पैदा हुए थे। कुछ अरसे ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, फिर पार्टीशन हुआ। 1951 में पाकिस्तान आ गए। रेडियो पाकिस्तान कराची से मुंसलिक हुए। हैदराबाद में ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरसा गुजारा। सीन यूनिवर्सिटी से उर्दू में मास्टर्स किया। इसी यूनिवर्सिटी में 76 से 87 तक उर्दू पढ़ाते रहे। नस्र से आगाज़ किया था लेकिन फिर शेर गोई की तरफ राग़िब हो गए। 1956 में हिमायत भाई का पहला शेरी मजमुआ आग में फूल आया, जिसे सदारती अवार्ड भी मिला। उसके बाद मिट्टी का कर्ज़, तिश्नगी का सफ़र, हारून की आवाज़, ये मजमूए आए और इन तमाम मजमूओं की शायरी का इंतखाब हर्फ हर्फ रोशनी के नाम से बाद में शाया भी हुआ। हिमायत अली शायर का नाम इस लिहाज से भी उर्दू अदब में अमर रहेगा कि उन्होंने एक सिन्फ थी सलासी वो इजाद की, यानी 4 मिसरों की बजाय 3 मिसरों पे मुश्तमिल सलासी। और एक और चीज़ जो उनके क्रेडिट को जाएगी कि पहली उर्दू में जो मंजूम सवाने उमरी है आईना दर आईना के नाम से उन्होंने लिखी। और हिमायत साहब की जो शायरी है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है और दूसरा हिस्सा फ़िल्मी गीतों पे मुश्तमिल है। उनके लगभग 100 फिल्मी गीतों पे मुश्तमिल मजमुआ तुझको मालूम नहीं के नाम से शाया हो चुका है। हिमायत अली शायर ने 60 और 70 की दहाई में लगभग 30 से ज़ायद फ़िल्मों के गीत लिखे।
तकरीबन हर गीत ने अपना एक अलग नक्श छोड़ा। एक सुपरहिट फिल्म लोरी प्रोड्यूस भी की जो 1966 में रिलीज़ हुई थी। उन्होंने जो फिल्म में काम किए उसकी बुनियाद पे उन्हें उसके इतराफ़ में निगार अवार्ड और मुसव्विर अवार्ड भी मिले। टीवी के लिए भी ख़ासा तहक़ीक़ी काम किया, इलाक़ाई शायरी पे, नातिया शायरी पे और सिंधी शोरा का जो उर्दू कलाम है उसकी बुनियाद पे जो टीवी प्रोग्राम पेश हुए उसमें पीछे हिमायत भाई की रिसर्च और तहक़ीक़ शामिल थी। और गज़ल और नज़्म पे मुकम्मल गिरफ्त और लफ्ज़ी बाजीगरी से ज़्यादा लफ्ज़ों के ब्रश से तस्वीर कशी, ये थे हिमायत अली शायर और ये हैं हिमायत अली शायर और ये रहेंगे हिमायत अली शायर। बार वो मिला तो अजब उसका रंग था, अल्फाज में तरंग न लहजा दबंग था। अल्फाज में तरंग न लहजा दबंग था, एक सोच थी कि बिखरी हुई खालो खत में थी। एक सोच थी कि बिखरी हुई खालो खत में थी, एक दर्द था कि जिसका शहीद अंग अंग था। वाह। एक दर्द था कि जिसका शहीद अंग अंग था, एक आग थी कि राख में पोशीदा थी कहीं। एक आग थी कि राख में पोशीदा थी कहीं, एक जिस्म था कि रूह से मसरूफ जंग था। वाह वाह। एक आग थी कि राख में पोशीदा थी कहीं, एक जिस्म था कि रूह से मसरूफ जंग था। मैंने कहा कि यार तुझे क्या हुआ है ये। वाह। मैंने कहा कि यार तुझे क्या हुआ है ये। उसने कहा कि उम्र रवां की अता है ये। वाह। मैंने कहा कि यार तुझे क्या हुआ है ये। उसने कहा कि उम्र रवां की अता है ये। मैंने कहा कि उम्र रवां तो सभी की है। मैंने कहा कि उम्र रवां तो सभी की है। उसने कहा कि फिक्र नजर की सजा है ये। अच्छा है, बहुत अच्छा। मैंने कहा कि उम्र रवां तो सभी की है। उसने कहा कि फिक्र नजर की सजा है ये। मैंने कहा कि सोचता रहता तो मैं भी हूं। मैंने कहा कि सोचता रहता तो मैं भी हूं। उसने कहा कि आईना रखा हुआ है ये। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने कहा कि सोचता रहता तो मैं भी हूं। उसने कहा कि आईना रखा हुआ है ये। देखा तो मेरा अपना ही अक्से जली था वो। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखा तो मेरा अपना ही अक्से जली था वो शख्स मैं था और हिमायत अली था वो। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।